गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे लगता है सभी लोग आ चुके होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने इससे पहले विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इन सब के बारे में काफी कुछ बताया था और उसके न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज आप लोग सीखेंगे कि वेरिएशन, मतलब विस्कोसिटी जो है उसमें वेरिएशन किस चीज की वजह से होते हैं। ठीक, तो जो ये विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो फ्लूइड की विस्कोसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग फ्लूइड को दो अलग तरीके से सीखेंगे, मतलब कि लिक्विड और गैसेस अलग अलग, क्योंकि विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट लिक्विड पे अलग और गैसेस पे अलग तरीके से होता है। अगर बात करें लिक्विड की, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड का जो विस्कोसिटी है वो कम होता है। अगर बात करें लिक्विड की, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो विस्कोसिटी है लिक्विड की वो कम हो जाती है। अगर हम लोग गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी जो गैस की है वो बढ़ जाती है। मतलब कि अगर इस चीज को हम लोग ग्राफ फॉर्म में देखें तो अगर इधर x डायरेक्शन में हम लोग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करें और y डायरेक्शन में हम लोग विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करें, तो लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में मैंने क्या बोला, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी जो है वो क्या होने लगेगी, ऐसे कम होती जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो इस कर्वेचर को फॉलो करे। हमारा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड की विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह अगर बात करें गैसेस की, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि कुछ ऐसा। ठीक, इस कर्वेचर को फॉलो नहीं करेगा लेकिन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। सिर्फ ये बताने के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया। ठीक, अब देखिए, अब ऐसा क्यों होता है ये जान लेते हैं। मतलब लिक्विड पे अलग असर डालता है टेम्परेचर विस्कोसिटी पे, और जो दूसरा है जो आपका एयर है, यानी आपका जो गैसेस हैं उन पे अलग इफेक्ट डालता है। ऐसा क्यों होता है? विस्कोसिटी, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को जब बताया था तो मैंने ये चीज बोली थी कि विस्कोसिटी क्यों होती है। विस्कोसिटी जब लिक्विड के बीच में जो जो लिक्विड को हमने लेयर्स के फॉर्म में माना था, वो लेयर्स के बीच में शियर फोर्स लग रहा था, उसकी वजह से था। अब वो शियर फोर्स किसकी वजह से लग रहा था? लेयर्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा थे, इस वजह से लग रहा था। हमने वो पूरा कॉन्सेप्ट किसके लिए सीखा था? लिक्विड के लिए सीखा था। इसलिए वहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज दिखी, वो क्या थी? कोहेजन। कोहेजन की वजह से विस्कोसिटी आ रहा था। ठीक, तो एक्चुअली जनरल वे में अगर देखें तो जनरल वे में विस्कोसिटी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक आपका कोहेजन, जो कि आपने देखा लिक्विड के केस के लिए, और दूसरा आपका होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या है कि सपोज कुछ गैसेस के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये कुछ कई पार्टिकल्स हैं गैसेस के ऐसे। ठीक, अब क्या होते हैं कि ये पार्टिकल, अब गैस है तो सीधी बात है ये पार्टिकल एक जगह तो बैठे नहीं रहेंगे। ये पार्टिकल क्या होते हैं, इधर उधर मोशन करते रहते हैं, इधर जाएंगे, किधर भी जाते रहते हैं। ठीक, तो चूंकि ये गैसेस हैं, गैसेस में पार्टिकल जो होते हैं वो सॉलिड की तरह अपनी जगह पे फिक्स तो होते नहीं हैं, और लिक्विड की तरह बहुत पास पास भी नहीं होते हैं। तो गैसेस में क्या होता है कि गैसेस में पार्टिकल्स बहुत
मतलब किसी न किसी वेलोसिटी से घूमते रहते हैं। तो अब ये होता है कि जैसे ये पार्टिकल है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, इधर की साइड जाके इसको हिट करेगा, क्योंकि क्या है कि सारे पार्टिकल किसी न किसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इसको हिट करेगा। अब मान लीजिए ये जो पहला वाला पार्टिकल था, इसकी वेलोसिटी है कुछ v वेलोसिटी है, सपोज कोई भी वेलोसिटी जो है वो है v वेलोसिटी से ये जा रहा था। अब होगा क्या, मान लीजिए इसका मास जो है वो m है, स्मॉल m है, तो होगा क्या, इसका मोमेंटम कितना हुआ, mv हुआ। अब ये mv मोमेंटम से अपने आगे वाले जो पार्टिकल है इसको हिट करेगा। तो जैसे ही हिट करेगा मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ठीक। तो इसका ये v वेलोसिटी से जा रहा था m मास लिए हुए, इसने इस पार्टिकल को हिट किया, mv जो मोमेंटम है वो इसमें ट्रांसफर हुआ, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई। अब अगेन ये जाएगा आगे और इसको हिट करेगा, या हो सकता है ये आगे जाके इसको हिट करे, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मतलब गैसेस में जो आपका जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं, तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता रहता है, ठीक। अब क्या ये जो कोहेसिव वाली जो प्रॉपर्टी है, क्या ये लिक्विड क्या वो गैसेस में पॉसिबल है? आपको जिस हिसाब से पता है उसमें ये कि गैसेस में ये प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए गैसेस और लिक्विड, इनमें डिफरेंस ही क्या है कि लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा पास होते हैं, उनमें कोहिजन होता है, गैसेस में कोहिजन नहीं होता है। उसमें जो भी कुछ है वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से है। तो इसलिए टोटल इन जनरल में अगर देखें तो विस्कोसिटी जो है वो दो चीजें इफेक्ट करती है, दो चीजों की वजह से होती है, एक मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर और दूसरा आपका कोहेसिव फोर्सेस। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा होते हैं। जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर कम है, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो आपका कोहेजन फोर्सेस पे डिपेंड करेगी। और कोहेजन फोर्सेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, वो देखते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोहेसिव फोर्सेस कम होने लगते हैं। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है और वो क्या करते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं, उन्हें वेलोसिटी आने लगती है। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती जाएगी कोहेजन फोर्सेस उतने ज्यादा कमजोर होते जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोहेजन फोर्सेस कम होगा, और कोहेजन फोर्सेस कम होने की वजह से विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी इन केस ऑफ लिक्विड्स। अब बात करते हैं टेम्परेचर के केस के लिए, गैसेस के केस में। गैसेस के केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोहेजन फोर्सेस है नहीं, तो जो प्रिडोमिनेंट फोर्सेस होंगे वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर है। तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, वो और तेजी से एक दूसरे की तरफ जाएंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे और ज्यादा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ता है तो सीधी बात है कोहेसिव फोर्स, ये जो आपका विस्कोसिटी है गैसेस का, ये भी बढ़ता है, ठीक। तो इन शॉर्ट अगर आप बोलें तो ये है कि लिक्विड्स का जो विस्कोसिटी है वो पूरी तरह से कोहेजन फोर्सेस पे डिपेंड करती है, और अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कोहेसिव फोर्सेस कम होने लगते हैं। इसकी वजह से विस्कोसिटी लिक्विड की कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। अगर गैसेस की बात देखें तो गैसेस में जो मतलब विस्कोसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर पे डिपेंड करती है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो है वो बढ़ने लगता है, इसलिए विस्कोसिटी ऑफ गैस भी बढ़ने लगती है। इतने तक में किसी को कोई बेटा कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अब बात आती है फॉर्मूले की। तो
लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी यानी न्यू, लिक्विड्स का विस्कोसिटी किसी भी टेम्परेचर T पर, पहले तो आप फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर एक एक चीज का मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगी। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है इन केस ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के केस में जो ये क्या है, ये है विस्कोसिटी एट टेम्परेचर T, और ये है विस्कोसिटी एट 0 डिग्री टेम्परेचर। और अल्फा क्या है, अल्फा और बीटा जो हैं वो आपके कांस्टेंट हैं, लिक्विड के कांस्टेंट हैं। अल्फा और बीटा जो हैं वो लिक्विड के कांस्टेंट हैं। और टी जो है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हमें विस्कोसिटी निकालनी है वो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। फिर से म्यू क्या है, T डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है, म्यू नॉट है 0 डिग्री टेम्परेचर पे विस्कोसिटी है, और ये T डिग्री सेल्सियस पे आपका विस्कोसिटी है। T क्या है, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, और अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट हैं लिक्विड के लिए। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी होती है वाटर के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू होती है 0.03368। ये वैल्यू होती है अल्फा की वाटर के लिए। ठीक, दूसरी वैल्यू बीटा की क्या होगी वाटर के लिए, बीटा की वैल्यू वाटर के लिए होती है 0.000221। ये वैल्यू होती है बीटा के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए बीटा की वैल्यू होती है। ये वैल्यू है वाटर के लिए अल्फा की वैल्यू, और ये वैल्यू है वाटर के लिए बीटा की वैल्यू। अब वाटर के लिए म्यू नॉट की वैल्यू, वाटर के लिए म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 1.79 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस का 3, 10 टू द पावर माइनस का 3। यहाँ पे माइनस लगाना थोड़ा सा इसमें मुश्किल होगा, ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस का 3 होता है। 1.79 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस का 3 पॉइज में होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो म्यू जो है वो हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको बताई वो पॉइज में बताई है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैसेस के लिए। अच्छा, एक चीज यहां से भी आपको पता चल रही होगी कि लिक्विड के लिए अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये जो म्यू की वैल्यू है वो क्या होने लगेगी, वो कम होने लगेगी। यही लिक्विड के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि गैस के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो गैस के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस अल्फा इंटू टी माइनस बीटा टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो गैसेस के लिए ये फॉर्मूला हमारा फॉलो होता है जिसमें म्यू क्या है,
80 डिग्री सेल्सियस पे आपका विस्कोसिटी है, म्यू नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे विस्कोसिटी है, अल्फा और बीटा जो है वो गैसेस के लिए कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। ओके, अब अल्फा बीटा और म्यू नॉट की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 0.000017। एयर के लिए म्यू नॉट की वैल्यू होती है 0.000017 और अल्फा की वैल्यू होती है 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस का 8। अल्फा की वैल्यू होती है 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस का 8। ये वैल्यू होती है अल्फा की। बीटा की वैल्यू होती है 0.1189 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस का 9। 0.1189 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये जो 6 वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आप लोग सुन लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जाता है, आपको टेम्परेचर दे देगा और बोलेगा कि एयर के लिए, सपोज अगर एयर बोल दिया कि एयर के लिए इस टेम्परेचर पे विस्कोसिटी कितनी होगी बताइए, तो आपको और कुछ नहीं लगाना है। जो टेम्परेचर है टी की जगह वो टेम्परेचर रखना है। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता ही है और म्यू नॉट की वैल्यू एयर के लिए आपको पता है। मतलब कि वाटर और एयर के लिए अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वैल्यूज आपको पता होंगी, क्योंकि वो वैल्यूज नहीं लिखी होंगी आपको क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है वाटर के लिए, एयर के लिए, और म्यू नॉट की वैल्यू पता है, टेम्परेचर आपको दे दिया जाएगा, तो आप लोग म्यू का वैल्यू बताएंगे। ठीक, विस्कोसिटी का जो इफेक्ट था वो यहाँ पर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट जो है आपको जो सीखना है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अगर आपको ध्यान हो तो वैसे तो आप लोग क्या कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, अभी मैंने ही पढ़ाया है कि जो शियर स्ट्रेस है, जो फ्लूइड एलिमेंट एक है उसमें जो शियर स्ट्रेस आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, क्योंकि लिक्विड में हम लोग कभी शियर स्ट्रेन कितना हो रहा है इस चीज पे कभी फोकस नहीं करते हैं। हमारा फोकस हमेशा होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कितना है इस बात पे। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जो है, जो टाउ है, जो शियर स्ट्रेस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। यानी ये जो टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या होता है, du अपॉन dy, du अपॉन dy। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। अब अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाना है, इस प्रोपोर्शनल को हटाना है और हमें जो है हमें क्या यूज करना है, इसकी जगह हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग यूज करेंगे, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। यही ये जो म्यू होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक, तो यही चीज जब मैंने आपको ये डायनामिक विस्कोसिटी का डेरिवेशन कराया था तब यही चीज आपको मैंने बताई थी। ठीक, तो अब इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ऐसे फ्लूइड्स जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं। ऐसे फ्लूइड्स जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और ऐसे फ्लूइड्स जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, तो इन वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा।
इतना पढ़ लेने के बाद आपका विस्कोसिटी, जो आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, वो खत्म होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको देखनी है वो है बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस को समझने के लिए आपको एक डायग्राम देखना होगा। उससे पहले मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों का अटेंडेंस हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं न्यू जो हमारा न्यू एक प्रॉपर्टी है, वो हम लोग देखते हैं। वो क्या है? बल्क मॉडुलस। ओके, इसके लिए जरा हम लोगों को एक सिचुएशन देखनी होगी। वो सिचुएशन क्या है? सपोज ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, जिसको कुछ भी अगर डाउट है बेटा तो आप लोग चैट पे लिख दीजिए, मैं देख लूंगी और मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये देखिए, ये हमने एक कंटेनर बनाया है जिसका एक साइड जो है वो हमने ओपन रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम एक पिस्टन लगा रहे हैं। पिस्टन हम लगा रहे हैं। जिसको भी अगर कोई डाउट है तो वो जो है उस पे चैट पे लिख दीजिए, मैं देख लूंगी उसको और मैं आपको बता दूंगी। देखिए, ये एक पिस्टन यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। अब ये जो पिस्टन है, इस पे ऑलरेडी एक पी फोर्स लग रहा है। पी फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस मान लीजिए, ज्यादा इजी होगा। पी स्ट्रेस जो है वो लग रहा है। डायरेक्शन क्या है फोर्स का? फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इधर से इधर की ओर है। ओके, ये एक सिचुएशन है। अब इस जगह पर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, पहली सिचुएशन है, इसमें देखते हैं हमारा वॉल्यूम कितना है। तो हम लोग वॉल्यूम को अच्छा, एक चीज और जो हम लोग इंडिकेट करते हैं वॉल्यूम को, वो हम लोग इस ऐसे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कुछ ये, और इसको ऐसा कट करता हुआ ये कुछ इस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग ये मानते हैं कि जो ये कंडीशन आपके सामने दी गई है, इस कंडीशन पे यहाँ पर जो गैस फिल्ड है इस क्लोज्ड कंटेनर पे, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? ये है, ये V वॉल्यूम है इसका।
और इस समय जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, वो है P प्रेशर लग रहा है। पहली सिचुएशन जो आपने देखी। अब क्या होगा कि दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो P फोर्स या P जो स्ट्रेस हम लोग लगा रहे थे, इस P स्ट्रेस को हमने बढ़ा दिया। उसको हमने कितना कर दिया, P प्लस डेल P कर दिया, P प्लस डेल P कर दिया। वॉल्यूम को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। कितना कर दिया, सेकेंड सिचुएशन में हमने क्या किया, वॉल्यूम जो प्रेशर है उसको हमने बढ़ा दिया और कितना कर दिया, P प्लस डेल P कर दिया। इसको प्रेशर को हमने बढ़ाया। अब जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो सीधी बात है कि ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है, ये पिस्टन क्या होगा, आगे की साइड जाएगा। जो पिस्टन आगे की साइड जाएगा तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी, वो कुछ ऐसी बन जाएगी। ये पिस्टन जो है वो यहाँ पर आ गया है और ये रहा, ये इसमें जो है ये इसका रॉड है और इस पे इस समय जो प्रेशर लग रहा है, जो यहाँ पे जो P लग रहा था, अब यहाँ पे क्या लगने लगा है, इधर से इधर की साइड यहाँ पे क्या लगने लगा है, P प्लस dP लगने लगा। ये अब जो यहाँ पर प्रेशर लगने लगा, ये जो हमने पिंक कलर से शो किया है, अब ये क्या होने लगा, यहाँ पर P प्लस डेल P प्रेशर लगने लगा। तो सीधी बात है, आपने देखा कि ये पिस्टन क्या हो रहा है, ये पिस्टन आगे की साइड बढ़ गया। जब आगे की साइड बढ़ गया तो अवेलेबल जो वॉल्यूम था, अंदर एयर का जो वॉल्यूम था, वो क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि देखिए पहले कहाँ से कहाँ तक था वॉल्यूम, जो है कहाँ से कहाँ तक का था, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम हम लोग ले रहे थे और वो कितना था, वो V था, ठीक। लेकिन अब जो अवेलेबल वॉल्यूम बचा वो कितना बचा, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बचा, बाकी तो उधर पिस्टन आ गया। तो ये जो वॉल्यूम बचा, अब ये वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। ये कितना बचा, ये हम लोग देख लेते हैं। ये बचा हमारे पास अब V माइनस डेल V, ठीक। वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ है जब हमने प्रेशर में इंक्रीज किया है, ठीक। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इसमें बस हमने एक क्लोज कंटेनर लिया हुआ था जिसके एक साइड जो है वो पिस्टन था, अंदर एयर कोई भी गैस भरी हुई थी। अब हमने क्या किया, इस पिस्टन पे P प्रेशर लगाया था, तो अवेलेबल वॉल्यूम जो अंदर था वो क्या था, वो V वॉल्यूम था। अब फिर हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया और P प्लस डेल P किया, और जो इंक्रीज हुआ प्रेशर का, उसकी वजह से जो एयर के जो वॉल्यूम में जो रिडक्शन हुआ वो dV रिडक्शन हुआ, और हमारा अब जो वॉल्यूम एयर का अवेलेबल है वो कितना है, टोटल वॉल्यूम माइनस जो रिडक्शन हुआ है वो है, ठीक। इस सिचुएशन में अगर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता कितना है, वॉल्यूम में चेंज डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, जो चेंज हुआ है वॉल्यूम में, चेंज हुआ है वॉल्यूम में, तो हमारे इसमें जो चेंज हुआ है वो रिडक्शन हुआ है, तो माइनस वैल्यू रहेगा। चेंज कितना हुआ है, डीवी हमारा चेंज हुआ है, और इनिशियल हमारा वॉल्यूम कितना था, वी वॉल्यूम था। तो जो हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिला वो ये मिला। तो बल्क मॉडुलस, जो बल्क मॉडुलस होता है उसको हम लोग एक अल्फाबेट स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल k इक्वल टू होता क्या है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इंक्रीज ऑफ प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब चेंज इन प्रेशर यहाँ पर कितना हुआ है, पहले P था, अब क्या हो गया, P प्लस dP हो गया, तो चेंज कितना हुआ, तो dP चेंज हुआ, dP चेंज हुआ, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है कितना, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो है आपका
माइनस का dv डिवाइड बाई v। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बनता है ये होता है हमारा बल्क मॉडुलस। ठीक, बल्क मॉडुलस इसे हम लोग स्मॉल के बल्क मॉडुलस या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये दोनों चीजें बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक और जो हमारा इसी से रिलेटेड एक और टर्म है वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो बल्क मॉडुलस का बस रेसिप्रोकल होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस इक्वल टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब लगभग टाइम खत्म होने वाला है। एक चीज, जिन बच्चों का अटेंडेंस छूट गया है वो लोग हैंड रेज कर दीजिए, और जब तक मैं ना बोलूं हैंड रेज ही रहने दीजिएगा। मैं लास्ट टाइम पे आप लोगों का जो अटेंडेंस है वो ले लूंगी। ओके, देखिए बेटा, जब बात आती है, जो एक बच्चे का जो थोड़ा सा डाउट है वो ये है कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस के लिए हमने क्या गैस को क्लोज चैम्बर में रखा है या फिर उसको ओपन टू एटमॉस्फेयर रखा है। देखिए बेटा, जब बात आती है ओपन टू एटमॉस्फेयर की, तब कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप देखिए, जब आप इनफाइनाइट एक्सटेंट में किसी चीज को मानेंगे तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल होगा वो आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। जिस पार्टिकल का आप चेज कर रहे हैं, सपोज वो पार्टिकल अभी यहाँ है, कुछ देर बाद वो बहुत दूर चला जाता है, आपके क्राइटेरिया से हट जाता है, तब क्या हम लोग उसको चेज कर पाएंगे या उसको हम लोग ट्रेस कर पाएंगे? जैसे ही मैंने आपको विस्कोसिटी बताना स्टार्ट किया था, मैंने बोला था एक वॉल्यूम डिफिनिट के लिए, जैसे कि अगर आप लोग बात करें लिक्विड के लिए भी, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए ही आप काम करेंगे। तो इसलिए आपका ये जो आप बात बोल रहे हैं कि क्लोज चैम्बर में होगा या हमें, या जो ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा तो क्लोज चैम्बर में होगा, जितनी भी बातें बोली जा रही हैं एयर के लिए वो क्लोज चैम्बर में होंगी। एक और चीज, अगर आप, ये तो बात थी गैसेस की, तो ये तो गैसेस में क्वेश्चन हुआ, आप लिक्विड के बारे में भी सोचिए। तो लिक्विड को भी हम लोग क्लोज कंटेनर में ही रख रहे हैं। हमने कितनी बार बोला वी वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है, मतलब कि एक डिफिनिट वॉल्यूम है, हर एक चीज डिफिनिट वॉल्यूम पे ही चलती है। तो अगर आप सोचे तो आप लिक्विड को भी एक क्लोज कंटेनर में ही रख रहे हैं। ठीक, एक और चीज जो अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देनी है वो ये है, एक और चीज जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है वो ये है कि देखिए, हर जगह पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अवेलेबल होता है। जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल है तो वो जो है वो अवेलेबल जो लिक्विड है या गैसेस है उन सभी में क्या करेगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा। कोई भी लिक्विड है, सपोज इस चीज को अब थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। सपोज जैसे यहाँ पर क्या है, कोई लिक्विड है, यहाँ पर मान लीजिए ये एक सरफेस है वाटर का, और ये एक कंटेनर में ऐसे फिल है, यहाँ पर ये सब वाटर फिल है, अंदर सब ये वाटर फिल है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, वाटर को इंडिकेट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है ना, वो ये सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले लिया है, अब आप लोग चाहे तो हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक, अब देखिए ये जो है वाटर है। अब हम लोगों ने अभी तक क्या किया, अभी तक जितना भी हम लोगों ने बोला उसमें हमने कहीं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इन सब के बारे में बात नहीं किया। बात तब होती है जब कोई चीज क्लोज कंटेनर या ओपन कंटेनर जो है वो पूरी तरह से प्रेशर पे डिपेंड करता है, क्लोज है या ओपन है, ये प्रेशर की बातें होती हैं। ठीक, अभी तक तो आप लोग ये सब चीजें आप लोगों ने शुरू भी नहीं की हैं। हमेशा ध्यान रखिए एक फिनिश वॉल्यूम के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये प्रेशर अप्लाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसमें लगेगा, लेकिन क्योंकि अगर हम लोग जब बात करेंगे काइनेमेटिक, जब हम लोग बात करेंगे सिर्फ स्टैटिक की, तो हम लोग इस फोर्स के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा काम करेंगे, मतलब जब हम लोग डायनामिक्स सीखेंगे तब हम लोग इस फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। तो ये भी है कि वैसे तो ये हर चीज क्लोज है, अगर आप बोले तो पूरी पूरी अर्थ क्लोज है, लेकिन हम लोग उसको क्लोज किसमें मानते हैं, इनफाइनाइट एक्सटेंट में क्लोज मानते हैं। लेकिन जब बात होती है एनालिसिस की, तो हम लोग एक छोटे से वॉल्यूम को लेते हैं और उस पर काम करते हैं। तो हमारा जो केस है वो आपका
मतलब क्लोज केस है। ठीक, अभी ये बात समझ में आया? अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे चैट में लिख दीजिए, मैं देख लूंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, बिकॉज फॉर्मूला और बहुत फोर्स पर। अच्छा एक बात बताइए, ये स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास में पूछना चाहिए या सोम की क्लास में पूछना चाहिए? ठीक, अब अगर पूछा ही है तो अब इस चीज को आप समझिए। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जब भी हम लोग बात करते हैं ना, वो हम लोग बात करते हैं सॉलिड के टर्म में। कहीं भी हम लोग सॉलिड के टर्म में प्रेशर नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन लिक्विड के टर्म में जब भी ये बातें होंगी तो हम लोग प्रेशर के टर्म्स में ये बात बोलते हैं कि प्रेशर अप्लाई हो रहा है। स्ट्रेस इन द सेंस कि दो हम लोग ऐसे, जब हम लोग लिक्विड को हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, लिक्विड को हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं, जब लिक्विड को हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं तब हम लोग यही सीखते हैं कि लिक्विड जो है वो लेयर्स में है। अब वो उस लेयर को हम लोग एज अ सॉलिड ही कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सॉलिड होता नहीं है। तो यहाँ पे भी जब भी बोला जाएगा वो प्रेशर के टर्म्स में अगर बोला जा रहा है तो एज अ होल, और स्ट्रेस स्ट्रिप्स में जब भी हम बात बोलेंगे तो एक्चुअली में हाँ दोनों का सेम होता है, लेकिन दोनों मतलब भले यूनिट सेम होता है दोनों का, लेकिन दोनों चीजें सेम नहीं होती। बहुत सारे आप लोग क्राइटेरिया देखते हैं जिनके यूनिट सेम होते हैं, लेकिन वो चीजें सेम तो नहीं होती हैं। अब P प्लस डीपी क्या है? P प्लस डीपी क्या है बेटा? P जो है वो प्रेशर है, जब हमने पहली सिचुएशन बताई थी उसमें। और P प्लस डीपी मतलब कि जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो कितना बढ़ाया हमने? डीपी बढ़ाया, मतलब चेंज कितना हुआ? चेंज इन प्रेशर डीपी है। तो जो बढ़ गया प्रेशर वो हो गया P प्लस डीपी। और कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ लीजिए, अगर और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग। ठीक, क्योंकि ये खत्म होने वाला है टाइम आप लोगों का। और मैं आप लोगों की शायद मैं आप लोगों की क्लास 1 बजे से लूंगी शायद। अभी मैं देखूंगी अगर कोई क्लैशिंग नहीं होगी तो। अगर कुछ मुझे लगता है क्लैशिंग होगी दोनों क्लासेस में तो हम फिर से कल 9 बजे ही सीखेंगे फिर से। ठीक है, ओके, अब ये खत्म होने वाला है। थैंक यू सो मच।